हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम आ गए थे सीमॉस बैटरी के ऊपर। तो सीमॉस चिप क्या होती है? तो जो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीमॉस बैटरी जो होती है वो कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटरी होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम कंप्यूटर को अगर 1 महीना बंद रख देते हैं या 15 दिन बंद रख देते हैं, 7 दिन बंद रख देते हैं, और जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसमें डेट और टाइम जो है वो हमेशा सेव रहता है। आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर को तो पावर सप्लाई मिल नहीं रही है, फिर वह टाइम और डेट कैसे सेव है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक सीमॉस बैटरी या सीमॉस चिप पाई जाती है, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। ये एक पतली सी चिप होती है दोस्तों, एक सेल की तरह होती है और घड़ी के छोटे वाले पतले सेल की तरह होती है। और इस सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप की वजह से उसमें थोड़ी थोड़ी पावर सप्लाई चालू रहती है और वहां पे थोड़ी सी मेमोरी होती है जिसमें डेट और टाइम को कंप्यूटर की मेमोरी में रखा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम यूनिट की। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सिस्टम यूनिट मतलब कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है उसके मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। जैसे मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड जो होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर के सीपीयू का हार्ट होता है, कंप्यूटर के सीपीयू की आत्मा होती है, मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। द मेन पार्ट ऑफ सीपीयू इज नोन एज मदरबोर्ड और पीसीबी, इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर बस की। तो आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर के अंदर बस कहां से आ गई, पैसेंजर कहां से आ गए, यात्री कहां से आ गए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जब हम इनपुट डिवाइस की सहायता से डेटा इनपुट करते हैं तो वो जो डेटा होता है वो सीरियल पोर्ट के माध्यम से सीपीयू में डेटा जाता है और डेटा जाने के बाद में मदरबोर्ड में बहुत सारे तारों का एक समूह होता है। तो सीपीयू में मदरबोर्ड के एक हिस्से से यानी रैम से डेटा रोम में जाएगा या सीपीयू में जाएगा, और जब प्रोसेस होगा या रजिस्टर में जाएगा तो उसके लिए तारों का समूह लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम बस। कंप्यूटर के सीपीयू के मदरबोर्ड में डेटा को ले जाने वाले तारों के समूह को बस कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो कंप्यूटर बस होती है, मतलब जो तार होते हैं, जो सर्किट होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल बस जिसे सिस्टम बस कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरनल बस कहां पाई जाती है, तो इंटरनल बस मदरबोर्ड में पाई जाती है। लेकिन दूसरे टाइप की बस होती है एक्सटर्नल बस या एक्सपांशन बस। तो दोस्तों ये एक्सटर्नल बस या एक्सपांशन बस जो होती है ये मदरबोर्ड के पोर्ट से लगाई जाती है। जैसे हम बात करेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप है और आपके पास में एक हार्ड डिस्क है तो आप हार्ड डिस्क को अपनी एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, और हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में एक पोर्ट होता है जिसका नाम होता है SCSI पोर्ट, जिसका की कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीसीटी में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि SCSI पोर्ट क्या होता है। SCSI पोर्ट जो होता है इसका पूरा नाम स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है, जिससे कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क को जोड़ा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये एक्सटर्नल पोर्ट है SCSI पोर्ट। और इंटरनल बस जो होती है वो कंप्यूटर में दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड में डेटा को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से एक सर्किट से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाने में मदद करती है। तो इंटरनल बस जो होती है दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है जो आपको मैं बता रहा हूं। पहली होती है आपकी डेटा बस, दूसरी होती है आपकी एड्रेस बस, और तीसरी होती है आपकी कंट्रोल बस। तो ये तीनों जो होती है दोस्तों ये सिस्टम बस कहलाती है। तो डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो डेटा बस जो होती है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में डेटा को ले जाने का काम करती है। एड्रेस बस जो होती है वो डेटा के एड्रेस को ले जाने का कार्य करती है, और जो कंट्रोल बस होती है वो कंट्रोल सिग्नल को ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। तो किसी भी कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता होती है दोस्तों वो 2 यूनिट में मापी जाती है। एक होती है आपकी MIPS और दूसरी होती है BIPS। तो इन दोनों को बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि MIPS क्या होता है। MIPS जो होता है वो सीपीयू की गति मापने की इकाई होती है, वैसे ही BIPS भी
सीपीयू की गति को मापने की या प्रोसेसर की गति को मापने की इकाई होती है। तो एमआईपीएस का पूरा नाम होता है दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में लाखों इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस कर लिए जाते हैं, इसीलिए इसकी गति को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या एमआईपीएस में मापा जाता है। इसके बाद में अगर कंप्यूटर उससे भी ज्यादा तेज गति का है तो उसकी स्पीड को बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या बीआईपीएस में मापा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोसेसर की क्षमता की तो वो होती है दोस्तों हर्ट्ज में मापी जाती है, जैसे मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगाया जाता है और जिसे प्रोसेसर कहा जाता है, जो कि अगर लगातार अगर आपका कंप्यूटर चालू रहता है तो आपका मदरबोर्ड का माइक्रो प्रोसेसर गर्म हो जाता है, जिसे ठंडा रखने के लिए कंप्यूटर में एक फैन लगा होता है। दोस्तों आप लोग सीपीयू में देखना दोस्तों, एक जगह पर थोड़ा खुला स्थान होता है हवा को अंदर लेने के लिए और वहां पर एक पंखा लगा होता है जो क्या करता है मदरबोर्ड के अंदर लगे हुए प्रोसेसर को ठंडा करने का काम करता है, जिससे क्या होता है दोस्तों आपका जो मदरबोर्ड होता है वो उसमें लगा प्रोसेसर गर्म नहीं होता और आपका कंप्यूटर स्मूथली वर्क करता रहता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जैसे इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल जियोन, इस टाइप से जो होते हैं दोस्तों ये सभी माइक्रो प्रोसेसर के नाम है। वर्तमान समय में i5, i7 ऐसे माइक्रो प्रोसेसर आ चुके हैं, जो कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि किसी भी कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, जितनी नई जनरेशन का होगा, उतना अच्छा आपका कंप्यूटर चलेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला सिस्टम या लैपटॉप खरीदना है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है दोस्तों ये सीपीयू के अंदर पाई जाती है, जिसे कंप्यूटर का सीपीयू का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एएलयू की। एएलयू जो होता है यह कंप्यूटर के सीपीयू का मेन पार्ट होता है और इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों कंप्यूटर में जितनी भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन की जाती है, जितनी भी अंकगणितीय क्रियाएं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, ये सारे जो कार्य होते हैं कंप्यूटर के सीपीयू के एएलयू में किए जाते हैं। और एएलयू में अर्थमेटिकल और लॉजिकल कार्यों को करने के लिए जब कीबोर्ड के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है तो ये डेटा सीधा सीपीयू में जाता है और एएलयू के रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। तो एएलयू के रजिस्टर से वो डेटा फिर रैम में जाता है, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जो इंटरमीडिएट परिणाम आते हैं, मतलब कि जो बीच के परिणाम होते हैं दोस्तों वह भी रजिस्टर में स्टोर रहते हैं और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एएलयू के अंदर रजिस्टर का उपयोग क्यों किया गया है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर और सीपीयू के कार्य करने की गति होती है बहुत तेज, इसीलिए हमको मेमोरी भी चाहिए बहुत तेज, इसीलिए हमको लगती है मेमोरी रजिस्टर, इसीलिए एएलयू में बहुत ज्यादा रजिस्टर लगे होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे बफर की। तो बफर भी एक प्रकार की मेमोरी होती है जो टेम्पररी स्टोरेज होता है, उसके लिए बफर का यूज किया जाता है। बफर जो होते हैं ये रैम में यूज किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बायोस की। तो बायोस जो है ये भी सिस्टम यूनिट का एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का फर्मवेयर होता है जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल रैम में लोड होती है। इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। और बूटिंग प्रोसेस जो होती है दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी वार्म बूटिंग और एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग। तो यदि हम कंप्यूटर को कई दिनों बाद चालू करते हैं या एक दिन बाद या एक घंटे बाद, तो वो जो जब कंप्यूटर एकदम चालू होता है अचानक से, तो उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है दोस्तों। इसे हम याद ऐसे रख सकते हैं कि कंप्यूटर का सर्किट ऑलरेडी ठंडा रहता है, जैसे ही चालू करते हैं तो वो गर्म होने लगता है, तो इसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। लंबे समय बाद कंप्यूटर को चालू करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। लेकिन अगर हमारा कंप्यूटर चालू ही है और हम अचानक से उसको रिस्टार्ट करेंगे, तो कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट तो पहले से गर्म है, फिर उसको अचानक से रिस्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरनल सर्किट तो पहले से गर्म होता है, तो इसीलिए इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। इसे याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे बायोस की। तो बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और ये एक प्रकार का फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी रैम में लोड हो जाने के बाद एक्टिवेट होता है और यह इस बात की जांच करता है कि कंप्यूटर के सभी पार्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते हैं तो यह एरर मैसेज आपको दिखाता है।
इसके बाद में हम बात करेंगे बायोस की। तो बायोस के द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करने की इस प्रक्रिया को पोस्ट प्रोसेस कहा जाता है, जिसका कि कंपटीशन एग्जाम में फुल फॉर्म आता है दोस्तों। तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कंपटीशन एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें कंप्यूटर स्वयं के उपकरणों की जांच करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस जो होती है दोस्तों कंप्यूटर में बहुत सारी होती है। जब हम कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा प्रोसेस कर लेते हैं तो हमें अपने परिणाम को देखने के लिए, सुनने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए या फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे मेमोरी में सेव करने के लिए आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो सॉरी दोस्तों, आउटपुट डिवाइस के साथ से सिर्फ परिणाम को देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो होती है स्पीकर होती है, आपका मॉनिटर होता है, आपका प्रिंटर होता है, ऐसे बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती है। इसके बाद में दोस्तों सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम क्लॉक की। तो सिस्टम क्लॉक क्या होता है दोस्तों? सिस्टम क्लॉक जो होता है, अगर कोई सीपीयू जितना ज्यादा सिस्टम क्लॉक जनरेट करता है, तो जितना ज्यादा सिस्टम क्लॉक जो है दोस्तों क्लॉक पल्स जनरेट करता है, उतना ही अच्छा आपका जो सीपीयू होता है वो उतनी ही तेजी से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाता है। मतलब एक इकाई समय में जितने ज्यादा क्लॉक पल्स जनरेट करेगा कंप्यूटर, उतनी ज्यादा सीपीयू की क्षमता होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे रजिस्टर मेमोरी की। तो कंप्यूटर के एएलयू में जितने ज्यादा रजिस्टर होंगे उतना ज्यादा तेजी से वो कार्य करेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे वर्ड लेंथ की। कंप्यूटर के सीपीयू की या माइक्रो प्रोसेसर की जितनी ज्यादा वर्ड लेंथ होगी, सीपीयू उतने ज्यादा तेजी से कार्य कर पाएगा। अगर 32 बिट का आपने माइक्रो प्रोसेसर लिया है तो वो अधिक तेजी से कार्य करेगा। अगर आपने 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लिया है तो वो और भी तेजी से कार्य करेगा, दुगनी तेजी से कार्य करेगा। तो जब आप किसी लैपटॉप को खरीदते हैं तो आप उसका प्रोसेसर देखते हैं कि वो कितने बिट का है, तो ये वर्ड लेंथ। अगर कोई कंप्यूटर की क्षमता दोस्तों अगर 32 बिट है, इसका मतलब यह है कि वो एक बार में 32 बिट के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। और अगर किसी कंप्यूटर की क्षमता 64 बिट है, इसका मतलब यह है कि वो 64 बिट वाले इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि 64 बिट वाला माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर दुगनी गति से कार्य करेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कैश मेमोरी की। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कैश मेमोरी जो होती है इसका प्रयोग जो है, इसका जो प्रयोग है 3rd जनरेशन से किया गया। कैश मेमोरी का दूसरा नाम है स्टैटिक रैम। इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये काफी तेज होती है। कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों, इसे सीपीयू और रैम के बीच में लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है दोस्तों? सीपीयू और रैम के बीच में लगाया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखोगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है दोस्तों। आपको इसमें बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम के लिए काम की चीजें मिलने वाली है, बिल्कुल भी बीच में पॉज नहीं करना है आपको। जैसे हम बात कर रहे थे कैश मेमोरी की, तो कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों, ये एक प्रकार की सहायक मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के रैम और सीपीयू के बीच लगी होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपका जो सीपीयू होता है, मतलब प्रोसेसर जो होता है, वो काफी तेज गति से कार्य करता है। सीपीयू जो होता है वो काफी तेज गति से कार्य करता है, लेकिन आपकी जो रैम होती है, इसकी जो गति होती है सीपीयू की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब कि अगर आपका सीपीयू एक सेकेंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो आपकी जो रैम है वो 1 सेकेंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को अवेलेबल नहीं करा सकती दोस्तों, क्योंकि रैम की गति सीपीयू की तुलना में बहुत कम होती है। लेकिन आपकी कैश मेमोरी जो होती है वो रैम की तुलना में तेजी से डेटा को सीपीयू को ट्रांसफर करती है। इसको उदाहरण के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि सीपीयू की क्षमता बहुत होती है, लेकिन उसे उतना वर्क नहीं दिया जाता रैम के द्वारा, तो वो क्या होता है, कई टाइम पे फ्री रहता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी जो होती है वो काफी तेज होती है और काफी महंगी होती है, और यह कंप्यूटर में रैम से भी तेज होती है, लेकिन सीपीयू से तेज नहीं होती दोस्तों। सीपीयू सबसे तेज होता है, और सीपीयू के तेज होने का कारण मैंने आपको बता दिया है कि सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर लगे होते हैं, और जो कि सबसे तेज मेमोरी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम बस की। तो सिस्टम बस जो होती है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से विभिन्न डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, विभिन्न पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए जितनी भी पोर्ट होते हैं वो सिस्टम बस कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पैरेलल ऑपरेशन की। तो पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पैरेलल ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों
अब पैरेलल ऑपरेशन पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम देख रहे थे पैरेलल ऑपरेशन के बारे में, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर में डुअल कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर का यूज किया जाता है। तो डुअल कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर जो होते हैं दोस्तों, वो मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करके सीपीयू की गति को बढ़ा देते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर की कार्य क्षमता की माप। तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता इस बात पर डिपेंड करती है दोस्तों कि कंप्यूटर की थ्रूपुट कितना है, रेस्पॉन्स टाइम कितना है, टर्न अराउंड टाइम कितना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा थ्रूपुट के बारे में। थ्रूपुट का मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर जो होता है उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, और जो कार्य होते हैं वो ये होते हैं कि दोस्तों जब मल्टीपल कार्यों को किया जाता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं अभी आपको बता रहा हूं, वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों जो आपका थ्रूपुट होता है वो इकाई समय में सीपीयू के द्वारा जितनी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है वो उसका थ्रूपुट होता है। मतलब अगर किसी प्रोसेसर का थ्रूपुट ज्यादा है, मतलब वो कम समय में ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, तो थ्रूपुट जितना ज्यादा होगा आपके प्रोसेसर की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। इसके बाद में रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है दोस्तों, जब प्रोसेसर पर मल्टीपल कार्य किए जाते हैं, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग की जाती है, तो मल्टीटास्किंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो एक प्रोसेस कंप्लीट होने, एक प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस के बीच प्रोसेसर को स्विच किया जाता है, और फर्स्ट प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट करके दूसरी प्रोसेस को अगर सीपीयू अलॉट कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि रिस्पांस टाइम कम से कम होगा, तो आपका जो है सीपीयू की गति, सीपीयू की क्षमता ज्यादा होगी। रिस्पांस टाइम अगर जितना ज्यादा होगा तो दूसरी प्रोसेस को प्रोसेसर अलॉट करने में अधिक समय लगेगा, जिससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर की प्रोसेसर की क्षमता घट जाएगी। इसीलिए रिस्पांस टाइम जितना कम होगा प्रोसेसर की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों टर्न अराउंड टाइम की। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि सीपीयू में जब मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है और एक सिंगल प्रोसेस जितने जल्दी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू उतने जल्दी अलॉट किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों टर्न अराउंड टाइम जो है जितना कम होगा उतना ज्यादा फायदा आपके सीपीयू को मिलेगा, नेक्स्ट प्रोसेस जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होगी। इस तरह आपके प्रोसेसर की क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आपको मेरा वीडियो, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस पर अपनी राय हमें जरूर दें, अपने सुझाव हमें जरूर दें। मैं प्रवीण कुमार बागड़े आपके साथ ये वीडियो साझा किया। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।